मैं अमदास पलांगे सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान का 7वां इकाई, जिसका नाम है पी ब्लॉक के तत्व। वैसे ये लेसन बहुत बड़ा है ना। इतना दिन से हम लोग पढ़ ही रहे हैं और भी कुछ दिन इस जो है लेसन को कंप्लीट होने में आपका समय लग सकता है। लगभग हम लोग अंतिम की ओर हैं। इससे पहले वाला जो क्लास था उसमें हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल के बारे में पढ़े थे कि सल्फ्यूरिक अम्ल को किस प्रकार से बनाया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल की क्या भौतिक गुण है, ये हम लोग क्या कर चुके थे, देख चुके थे। आज हम जो है सल्फ्यूरिक अम्ल के क्या देखेंगे, रासायनिक गुण देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल के क्या देखेंगे भाई, रासायनिक गुण। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, आगे सल्फ्यूरिक अम्ल के रासायनिक गुण देखते हैं। लगभग 5, 6, 7 जो भी यहाँ पर जो है रासायनिक गुण दिया गया है। और इसमें से पहला जो रासायनिक गुण है वो है हमारा ताप का प्रभाव। ये हमारा ताप का प्रभाव है। तो जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है उस पर ताप का प्रभाव पड़ता है भाई। सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है हमारा, H2SO4 होता है। और जैसे ही इसको क्या किया जाता है, हीट किया जाता है, ये आपका क्या हो जाता है H2O में, और साथ में SO3 में क्या हो जाता है आपका, टूट जाता है। इससे ये प्रूफ होता है कि जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है उस सल्फ्यूरिक अम्ल पर क्या होता है, हमारा ताप का प्रभाव पड़ता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या किया जाता है, ताप दिया जाता है, वैसे ही वो वाटर के मालिक्यूल्स और सल्फर ट्राईऑक्साइड में क्या हो जाता है आपका, टूट जाता है। तो ये इसका पहला रासायनिक गुण के अंतर्गत क्या किया जाता है आपका, रखा जाता है। ठीक है, चलिए अब हम सेकंड की ओर चलते हैं। ये हमारा होता है अम्लीय गुण। ये हमारा क्या होता है भाई, अम्लीय गुण। अम्लीय गुण जो होता है सल्फर का जो सल्फ्यूरिक अम्ल का जो अम्लीय गुण है वो दो तरीक़ा से ज्ञात किया जाता है। एक तो उसको क्षार के साथ क्रिया कराते हैं, तब पता चल जाता है कि हाँ सल्फ्यूरिक अम्ल में क्या है, अम्लीय गुण पाया जाता है। और दूसरा हमारा होता है, उनको पानी में क्या कर दिया जाता है, जब घोल दिया जाता है तो हाइड्रोजन प्लस आयन देता है। तो दो स्थिति से सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है उसका अम्लीय गुण क्या किया जा सकता है, बताया जा सकता है। पहला तरीका क्या होता है हमारा, तो ये हमारा होता है H2SO4। जब इसको क्या कर दिया जाता है, जल में क्या कर दिया जाता है, घोल दिया जाता है, तो ये 2H प्लस आयन देता है और SO4 क्या करता है हमारा, 2 माइनस आयन देता है। इससे ये प्रूफ होता है कि हाँ जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है वो अम्लीय गुण को प्रदर्शित करता है। आपको पता होगा, आप पढ़े हैं कि जो अम्लीय गुण है उसका जो है आप टेस्ट जो है 2-3 तरीक़ा से कर सकते हैं। एक तो टेस्ट करके, दूसरा आर्हेनियस के अनुसार जो है अम्लव्य पदार्थ होते हैं जो पानी में क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं, इसके आधार पर कर सकते हैं। तो ये उसी बेस पर हम क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल का जो अम्लीय गुण है उसको क्या करते हैं, यहाँ पर टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही सल्फ्यूरिक अम्ल को पानी में क्या किया जाता है, घोला जाता है, वैसे ही क्या करता है ये 2 प्लस आयन देता है और SO4 देता है। तो ये चूँकि ये हमारा क्या कर रहा है, हाइड्रोजन आयन दे रहा है, इससे ये प्रूफ होता है कि हाँ ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है वो अम्लीय गुण को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये होता है कि जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है इसके अम्लीय गुण को प्रदर्शित करने के लिए इनको क्षार के साथ क्या कर दिया जाता है, क्रिया करा दिया जाता है। तो यहाँ पर एक क्षार जैसे दिया है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक प्रबल क्षार होता है, और सल्फ्यूरिक अम्ल एक प्रबल अम्ल होता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको क्षार के साथ क्या करते हैं, इस प्रकार से क्रिया करा देते हैं। जैसे हम इसके साथ क्रिया कराते हैं तो देखो इसमें से प्लस माइनस क्या हो जाता है आपका, बाहर निकल जाता है। तो हाइड्रोजन कैसा होता है, प्लस चार्ज, सल्फेट होता है माइनस चार्ज, सोडियम होता है प्लस चार्ज, OH होता है आपका माइनस चार्ज। इसका नाम क्या होता है भाई हमारा, इसका नाम होता है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल। इसको हम लोग बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, और इसको बोला जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। अब हम क्या करते हैं, अब दोनों को हम क्या करते हैं, प्लस और माइनस को अगर हम पकड़ के निकालते हैं तो उस स्थिति में इसमें बैलेंस की आवश्यकता होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो सोडियम जो होता है, ये सोडियम जो हमारा हाइड्रोक्साइड होता है, अगर हम इसको 2 मात्रा ले लें या डायरेक्टली अगर हम लेते हैं तब भी क्या हो जाता है, यहाँ से ये बन जाता है। तो एक तरीका और है, आप तो डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, इनडायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। तो एक तरीका आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं, इसकी मात्रा क्या करते हैं, 2 ले लेते हैं। तो उस स्थिति में इधर आके क्या हो जाता है हमारा, Na2 हो जाता है और SO4 के साथ क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम सल्फेट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं भाई, सोडियम सल्फेट कहते हैं। अब सोडियम सल्फेट के बाद क्या बचा है हमारा, 2 हाइड्रोजन बचा है, 2 OH बचा है, मतलब 2 दूने 4, यहाँ से क्या हो जाता है आपका हाइड्रोजन का जो क्या होता है आपका, जो मालिक्यूल्स होता है, पानी का जो मालिक्यूल्स होता है वो यहाँ से क्या हो जाता है आपका, रिलीज हो जाता है। तो एक तरीका ये है कि सल्फ्यूरिक अम्ल को लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं, तो सोडियम सल्फेट और पानी की मालिक्यूल्स क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। इससे ये प्रूफ होता है कि हाँ
जो हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल होता है उसमें क्या होता है, अम्लीय गुण पाया जाता है। यहाँ पर हम दूसरा भी कर सकते हैं, H2SO4 जो होता है, अगर हम इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो एक तरीका से और क्या होता है आपका टूटता है, उसको भी आप देख लो। ये हमारा जो सल्फ्यूरिक अम्ल टूटता है तो H+ आयन और HSO4 हमारा क्या होता है, माइनस आयन होता है, और उसके अलावा इसमें हमारा क्या होता है प्लस और ये क्या होता है आपका माइनस। तो उस स्थिति में क्या होता है, प्लस और माइनस निकल जाता है। तो इधर आपका क्या है भाई, हमारा देखो प्लस में क्या है हमारा सोडियम है तो Na हो गया, और यहाँ पर होता है आपका HSO4, ये हमारा क्या हो जाता है सोडियम बाई सल्फेट बोलते हैं, सोडियम क्या बोलते हैं इसको, बाई सल्फेट कहा जाता है या सोडियम बाई सल्फेट कहते हैं। अब देखो एज बचा है वो किसके साथ निकल जाता है भाई, H2O के रूप में क्या हो जाता है आपका बाहर निकल जाता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल ऐसे भी टूटता है, H+ आयन, HSO4 माइनस आयन, सोडियम प्लस और OH माइनस। तो उस स्थिति में Na+ होता है, HSO4 के साथ सोडियम बाई सल्फेट बना लेता है, और एक H+ आयन OH के साथ मिल करके पानी बना लेता है। फिर आगे हम क्या करते हैं, ये जो सोडियम बाई सल्फेट जो निकला हुआ है उसको फिर से क्या करते हैं हम लोग, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करते हैं, क्रिया कराते हैं। तो उस स्थिति में फिर से क्या होता है, ये प्लस माइनस में क्या होता है भाई हमारा टूटता है। कैसे टूटता है, तो ये प्लस हो जाता है और ये क्या हो जाता है पुनः माइनस हो जाता है। यहाँ से करें तो ये क्या होता है प्लस और ये क्या हो जाता है आपका माइनस। नहीं, इस प्रकार से हम लोग दूसरा तरीका से इसको तोड़ते हैं तो जाके बनता है, ठीक है। इसको फिर तोड़ के बनाते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हो गया आपका NaHSO4, ये हो गया प्लस क्या हो गया आपका NaOH, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको क्या करते हैं, अगर तोड़ते हैं तो इस स्थिति में क्या क्या बन सकता है क्या नहीं बन सकता है उसको हमको देखना है। तो यहाँ से अगर हम तोड़ दें तो आपका 2 सोडियम है तो उस स्थिति में तो फिर नहीं जम रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये इसी तरीका है तो ये सोडियम बाई सल्फेट क्या हो जाता है आपका प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमारा अम्लीय गुण है उसको दर्शा सकते हैं, या तो इस तरीक़ा से या तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये आपका हो गया आपका, इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं, बनाया जा सकता है भाई। चलिए, ये इसके अम्लीय गुण को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। दूसरा होता है हमारा, दूसरा के बाद तीसरा है सल्फर ट्राईऑक्साइड के साथ क्रिया बोल रहा है। किसका क्रिया, सल्फ्यूरिक अम्ल का। तो सल्फर ट्राईऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है भाई हमारा, SO3 होता है। और जब इसको सल्फ्यूरिक अम्ल अर्थात H2SO4 के साथ क्या करते हैं, क्रिया कराते हैं, तो कुछ नहीं है, जितना है सब आपस में जुड़ जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है H2, 2 सल्फर आ जाता है तो हो जाता है H2, और 7 ऑक्सीजन है तो ये हो जाता है हमारा 7 ऑक्सीजन, जिसे हम क्या बोलते हैं, ओलियम के नाम से इसको क्या करते हैं, जानते हैं। तो ओलियम बन जाता है किसके साथ क्रिया करके भाई, सल्फर ट्राईऑक्साइड के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल क्या करता है, क्रिया करता है, और ओलियम में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है या ओलियम बनाता है। तो इस तरीक़ा से हमको क्या हो जाता है, ओलियम प्राप्त हो जाता है भाई। तो ये तो हो गया आपका ओलियम के बारे में कहानी हो गया, और ये हमारा सल्फर ट्राईऑक्साइड के बारे में क्या हो जाता है, आपको यहाँ से जानकारी क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो कितना हो गया हमारा रासायनिक गुण, 3 रासायनिक गुण हो गया। चलिए, और भी रासायनिक गुण है यहाँ पर। जल शोषक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। किसके रूप में, जल शोषक। जल शोषक मतलब क्या होता है, जल को शोषित करना जल शोषक कहलाता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है उसको आपका H2O से बड़ा ही ज़्यादा लगाव होता है, अर्थात पानी को क्या करता है, वो बहुत ही ज़्यादा जो है अपनी ओर खींचता है, मतलब पानी के साथ लगाव होता है, मतलब पानी को क्या कर सकता है, सोख सकता है। और उस स्थिति में ये शक्कर हो, चाहे लकड़ी हो, चाहे अन्य पदार्थ हो, उसमें से पानी को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, अर्थात जो है जल शोषक के रूप में कार्य करता है। जैसे हमारे पास शक्कर का दिया है, हमारा शक्कर का फार्मूला होता है C12H22O11 होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई, शक्कर कहते हैं, शुगर कहते हैं। अब ये जो शुगर होता है, अगर उसमें हम क्या मिला देते हैं, H2SO4 मिला देते हैं, तो शक्कर में जितना हमारा जो पानी रहता है उस पानी को क्या करता है हमारा, ये सल्फ्यूरिक अम्ल अवशोषित कर लेता है। तो कितना पानी रहता है भाई इसमें, देखो तो ये हमारा 11 ऑक्सीजन है, और यहाँ पर क्या है हमारा 22 तो हाइड्रोजन है। तो उस स्थिति में क्या होता है हमारा, ये H2SO4 हो गया,
और ये उसमें से पानी को क्या कर लिया, खींच लिया। कितना पानी, ये होता है हमारा 11 H2O रहता है। रियल में जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उसको कैसे लिखते हैं भाई, इसको लिखेंगे तो कार्बन 12 और यहाँ पर H2O, इस प्रकार से इसको हम लोग लिखते हैं। इस रूप में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट आपका पाया जाता है। इसीलिए जो है कार्बन के हाइड्रेट बोलते हैं। हाइड्रेट मतलब पानी होता है, तो जो भी लिखा जाता है वो ऐसा ही लिखा जाता है। तो हम क्या करते हैं, जैसे ही शक्कर जिसमें आपका पानी के 11 अणु रहता है उसको सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं, तो सल्फ्यूरिक अम्ल क्या करता है, उनमें से पानी को सोख लेता है और इस प्रकार से हमको कार्बन के क्या हो जाता है, हमारा कण क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है वो शक्कर, लकड़ी इत्यादि पदार्थों को जल शोषित करने का काम करता है, जल को सोखने का काम करता है। जैसे शक्कर में से जल को क्या करता है, सल्फ्यूरिक अम्ल सोख लेता है और आपको क्या दे जाता है, कार्बन के आपका जो है पार्टिकल्स दे जाता है। तो इस तरीक़ा से जो है सल्फ्यूरिक अम्ल जल शोधक के रूप में भी क्या होता है, काम में लाया जाता है। इसको जल से बड़ा ही क्या होता है, लगाव होता है भाई। तो ये हमारा एक और रासायनिक गुण को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। चलिए हम आगे की ओर चलते हैं। आगे दिया है आक्सीकारक गुण। आक्सीकारक गुण मतलब क्या होता है, दूसरे को क्या कर देता है, ये हमारा जो है आपका आक्सीकारक मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लेने की स्थिति है, मतलब दूसरों को क्या कर देता है, हमारा अपच्छेद कर देता है, समाक्षीकृत हो जाता है। तो यहाँ पर आक्सीकारक गुण को कैसे दर्शाते हैं, तो यहाँ पर दर्शाने के लिए क्या करते हैं, जैसे हमारा कार्बन है और कार्बन के साथ अगर हम क्या करते हैं, H2SO4 क्या करते हैं, मिला देते हैं, तो उस स्थिति में क्या करता है, ये उसको आपका अपच्छेद कर देता है। तो क्या क्या बनता है, तो इस स्थिति में इसका मात्रा थोड़ा सा कितना ले लिया जाता है, आपका 2 ले लिया जाता है। और 2 लेने के पश्चात यहाँ पर हम क्या करते हैं, बहुत सारा चीज़ निकालते हैं। एक तो निकल जाता है यहाँ से 2H2O, साथ में निकल जाता है आपका 2SO2 और साथ में निकल जाता है आपका CO2। तो इस प्रकार से सल्फ्यूरिक अम्ल जो है कार्बन को क्या कर देता है, आपका इस प्रकार से अपच्छेद कर देता है। तो ये गुण भी किन में पाया जाता है भाई, हमारा ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है उनमें पाया जाता है। तो इसको भी जो है रासायनिक गुण के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक, चलिए अब हम थोड़ा सा नेक्स्ट की ओर चलते हैं। धातुओं पर क्रिया बोल रहा है, किस पर, धातुओं पर क्रिया। तो धातु तो बहुत सारा होता है, ये धातु के साथ क्या करता है, आपका क्रिया करता है और क्रिया करके कुछ यौगिक बनाता है। मान लो हमारे पास एक धातु Zn है और साथ में क्या है, हमारा H2SO4 है। अब इसके साथ क्रिया करते हैं तो धातु प्लस चार्ज होता है, सल्फेट माइनस चार्ज होता है, हाइड्रोजन प्लस चार्ज होता है। उस स्थिति में जिंक किसके साथ निकल जाता है भाई, हमारा SO4 के साथ क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है और यहाँ पर आपका हाइड्रोजन गैस क्या करता है, आपका रिलीज करता है। तो इस तरीक़ा से आप इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। मान लो यहाँ पर आयरन है ना, आयरन के साथ अगर हम क्या करते हैं, इसको क्रिया कराते हैं तो उस स्थिति में क्या होता है, हमारा यहाँ से FeSO4 निकल जाता है और हाइड्रोजन क्या करता है, आपका मुक्त करता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल धातुओं के साथ भी क्या करता है, क्रिया करता है और क्रिया करके हाइड्रोजन गैस क्या करता है, आपका मुक्त करता है। ये हमारा क्या होता है भाई, Zn को जिंक बोलते हैं। Zn को क्या कहा जाता है, हमारा जिंक कहा जाता है और इसको हम लोग क्या कहते हैं, आयरन कहते हैं। तो इस प्रकार से आयरन धातु है, जिंक धातु है, सल्फ्यूरिक अम्ल उसके साथ क्रिया करता है, एक लवण का निर्माण करता है और हाइड्रोजन गैस क्या करता है, आपका रिलीज करता है। तो इस तरीक़ा से हम सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक गुण को इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, धातु के साथ क्रिया के द्वारा भी बता सकते हैं। ठीक है, तो इससे आपको क्या करना है, इस प्रकार से बताना है भी। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं, लवणों पर क्रिया, है ना। अब बहुत सारे लवण होते हैं, उन पर भी क्या करता है, हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल क्रिया करता है। जैसे एक लवण यहाँ पर दिया गया है NaNO3, इसको बोलते हैं सोडियम नाइट्रेट। Na को बोलते हैं सोडियम और NO3 को बोलते हैं क्या, नाइट्रेट। तो इसका नाम क्या हो जाता है, हमारा सोडियम नाइट्रेट। अब इसके साथ अगर हम क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल का क्रिया कराते हैं तो सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराने से क्या होता है, आपका यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर क्या हो जाता है, प्लस, ये हो जाता है आपका माइनस, ये हो गया आपका प्लस, ये हो गया आपका माइनस। क्योंकि सल्फेट का संयोजकता 2 होता है इसलिए इसको 2 लिया जाता है और फिर इसमें से क्या करते हैं, Na जो होता है इधर आके क्या हो जाता है, Na2 हो जाता है और माइनस अर्थात SO4 के साथ क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं भाई, सोडियम सल्फेट कहते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम सल्फेट। अब बचा क्या है हमारा, यहाँ पर हाइड्रोजन बचा है और यहाँ पर क्या बचा है, हमारा ये जो है आपका
ये NO3 बचा है। तो इस तरह हम लोग करते हैं तो इधर आगे क्या हो जाता है हमारा, ये 2 हो जाता है और 2H हो जाता है और NO3। इस प्रकार से आपका नाइट्रिक अम्ल क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो ये कौन सा अम्ल होता है भाई, नाइट्रिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीक़ा से भी हम क्या करते हैं, आपका ये जो लवण प्रक्रिया है उसको सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं। तो यहाँ से आपका सोडियम सल्फेट साथ में क्या हो जाता है, आपका नाइट्रिक अम्ल क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। और भी लवण ले सकते हैं जिसके साथ आप क्या कर सकते हैं, इसको क्रिया करा सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट ये भी एक लवण है। अगर इसके साथ हम क्या करते हैं, H2SO4 को क्रिया कराते हैं तो बस पहले जैसा ही कहानी है, इसमें कुछ करना नहीं है आपका। ये प्लस रहता है, ये आपका माइनस रहता है, ये प्लस रहता है और ये माइनस रहता है। प्लस माइनस को उठा दो, हमेशा प्लस वाला को पहले रखो और माइनस वाला को बाद में रखो। तो ये हमारा क्या हो जाता है, कैल्शियम सल्फेट हो गया, CaSO4 हो गया हमारा। तो यहाँ से आपका क्या हो जाता है, कैल्शियम सल्फेट प्राप्त हो जाता है। ये कैल्शियम सल्फेट। अब बचा क्या है, H2 बचा है, CO3 बचा है। अगर H2 को एक ऑक्सीजन दे दो तो ये पानी बना लेता है। तो यहाँ पर क्या बचता है, आपका CO2 बचता है। तो इस तरीक़ा से इसके भी क्रिया को हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। इसका नाम क्या होता है भाई, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। क्योंकि CO3 को क्या बोलते हैं हम लोग, कार्बोनेट बोलते हैं और Ca को क्या बोलते हैं, कैल्शियम बोलते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट। और इसका तो नाम जानते हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, इसको सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इस प्रकार से क्रिया करके क्या बनाता है हमारा, कैल्शियम का सल्फेट बना लेता है। क्योंकि SO4 को क्या बोलते हैं, सल्फेट बोलते हैं। कहीं भी आएगा SO4 उसको सल्फेट कहा जाता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट किस में बदल जाता है, आपका कैल्शियम सल्फेट में बदल जाता है। आपको पता होगा कैल्शियम जो कार्बोनेट होता है उसको लाइम स्टोन के नाम से जानते हैं भाई। क्या कहते हैं इसको, लाइम स्टोन कहा जाता है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन कर देता है लाइम स्टोन क्या है, इसे संगमरमर के पत्थर के भी नाम से जाना जाता है। तो इस तरीक़ा से सल्फ्यूरिक अम्ल का लवण के साथ क्रिया को क्या किया जा सकता है, इस प्रकार से सूत्रों के द्वारा बताया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे की ओर चलते हैं। ये दिया है आपका बेरियम तथा लेड लवण के विलयनों के साथ क्रिया। लेड लवण क्या होता है भाई, तो लेड क्लोराइड बोल सकते हैं, है ना, बेरियम क्लोराइड बोल सकते हैं। तो बेरियम क्लोराइड क्या होता है हमारा, BaCl2 होता है। इसको हम लोग लवण बोलते हैं क्योंकि 17वें समूह के जो तत्व हैं जब किसी के साथ जुड़ा रहता है तो जनरली वो लवण के नाम से जाना जाता है। तो बेरियम क्लोराइड लिए, साथ में हम लोग क्या लेंगे, H2SO4 ले लेते हैं। अब आपको क्रिया कराना है, कुछ करना थोड़ी है भाई, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। प्लस माइनस आपको ढूंढना है और निकाल देना है। तो ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, हाइड्रोजन प्लस होता है, सल्फेट क्या होता है आपका, माइनस होता है। अब सब ढूंढ लिए, प्लस माइनस को पकड़ कर लो, हमेशा प्लस वाला को पहले लिखते हैं। तो Ba और SO4 क्या हो गया, माइनस वाला है तो बाद में। अब 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन है, सामने का 2 पीछे का 2 सामने आ जाता है, 2HCl क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ से आपका क्या हो गया, आपका बेरियम सल्फेट मिल गया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिल गया। हाइड्रोक्लोरिक क्या है हमारा, ये अम्ल हो गया। तो ये आपका हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये हो गया बेरियम सल्फेट। और इसका नाम क्या होता है भाई, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड होता है, बेरियम क्लोराइड है। और इसका आप नाम जानते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सल्फ्यूरिक जो अम्ल होता है वो हमारा बेरियम के जो लवण होता है उसके साथ भी क्रिया करके आपका कुछ यौगिक आपको क्या करता है, देता है। इसे भी हम रासायनिक गुण के अंतर्गत क्या करते हैं, रखते हैं। और भी जैसे आपका दिया गया है, और क्या दिया है हमारा, लेड दिया है, मान लो Pb दिया है हमारा, और क्लोराइड दिया है। तो हम क्या करते हैं, Pb और ये हो गया Cl2, लेड क्लोराइड बोलते हैं। अगर हम इसको क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो पहला जैसा ही कहानी है हमारा, इसमें कुछ नहीं करना है आपका। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा आपका माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। अब पकड़ के क्या करो, उसको निकाल दो भाई। तो ये क्या हो जाता है आपका PbSO4 हो गया। तो PbSO4 हो गया तो लेड सल्फेट, और प्लस क्या हो जाता है आपका 2HCl। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेड सल्फेट बोलते हैं, है ना। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लेड सल्फेट कहते हैं। तो इस प्रकार से ये हो गया हमारा लेड सल्फेट। और ये क्या होता है भाई हमारा, लेड क्लोराइड बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेड क्लोराइड कहा जाता है। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं, बताया जा सकता है। तो ये हो गया हमारा लेड
जो है आपका लेड के लवण और बेरियम के लवण के साथ भी सल्फ्यूरिक अम्ल क्या करता है, क्रिया करता है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, जो रासायनिक गुण होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। फाइनल लास्ट है हमारा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ क्रिया देखते हैं। अगर आपको पता है तो फास्फोरस का फार्मूला कितना होता है, P, पेंटा का मतलब होता है 5 और क्लोरीन है तो 5, तो PCl5 को बोलते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। अगर हम इसको सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्या करते हैं, अगर क्रिया करा देते हैं तो आपका कुछ कुछ यौगिक क्या हो जाता है, यहाँ से प्राप्त हो जाता है। तो कौन कौन सा यौगिक है जो यहाँ से आपको क्या हो सकता है, मिल सकता है, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, क्रिया करा के प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिल सकता है, उसके अलावा आपका फास्फोरिक अम्ल भी क्या हो सकता है, प्राप्त हो सकता है। चलिए फास्फोरिक अम्ल करके देखते हैं, फास्फोरिक अम्ल मिलता है नहीं मिलता है। यहाँ पर अगर हम 3 करते हैं तो उस स्थिति में क्या हो जाता है आपका H3PO। यहाँ पर अगर हम क्या करते हैं 4 अगर हम क्या कर लेते हैं, प्राप्त करते हैं, तो ये फास्फोरिक अम्ल हो जाता है। साथ में क्या क्या हो सकता है हमारा, 3 दूनी 6 में से 3 निकल गया है, मतलब उस स्थिति में आपका क्या किया जा सकता है, आपका जो है 3 दूनी 6 है हमारा, और ये हमारा हाइड्रोजन 3 निकल गए हैं। तो इस स्थिति में HCl की अगर हम बात करें तो यहाँ पर HCl क्या हो सकता है, आपका निकल सकता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये तो हो गया HCl, 3 दूनी कितना हो गया 6, और 6 में से अगर हम 3 ले लेते हैं तो उस स्थिति में 3 दूनी 6 क्या हो जाता है, आपका HCl निकल जाता है। अब बच गया हमारा कौन सा भाई, हमारा सल्फ़र बचा है। हमारा सल्फ़र कितना बच गया है, हमारा 3 बचा है। तो 3 से तो काम नहीं चलने वाला है, दूसरे तरीक़ा से हम लोग क्या करते हैं, इसको ज्ञात करते हैं, ठीक है। फिर हम उसको मुक्त करते हैं, तो ये क्या हो गया आपका H2SO4। अगर हम इसके साथ क्रिया कराते हैं तो ये आपका क्या हो जाता है, हाइड्रोजन आपका हो जाता है प्लस, हाइड्रोजन हो ये हो गया आपका प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, और ये हो गया आपका माइनस। तो उस स्थिति में अगर 2HCl निकाल देते हैं तो उस स्थिति में क्या हो जाता है, आपका कुछ कुछ यौगिक क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। अगर इसकी मात्रा 2 ले लेते हैं, मान लो किसकी मात्रा लेते हैं 2, तो 2 मात्रा लेंगे तो बात तो नहीं बनने वाला है, 4 मात्रा में लेंगे तब भी बात नहीं बनने वाला है। चलिए 4 करके देखते हैं हम यहाँ पर, और बैलेंस करते हैं कितना में क्या हो सकता है, ये आ सकता है। 4 कर दिए तो इक्वल टू, यहाँ से हम क्या करते हैं, 4 दूनी कितना हो गया आपका 8 हो गया। तो उस स्थिति में अगर H3PO अगर हम 4 निकाल देते हैं तो ये हो गया आपका फास्फोरिक अम्ल क्या हो जाता है, आपका प्राप्त हो जाता है। अब उसके पश्चात देखो 4 दूनी 8 में से 3 निकल गया है, 5 बचा है, तो 5 HCl निकाल देते हैं तो भी क्या हो जाता है, आपका काम बन जाता है। तो इसमें हाइड्रोजन जो था वो हमारा कितना हो गया, 5 3 8 हाइड्रोजन निकल गया, 5 Cl निकल गया। अब बच गया है हमारा क्या, 4 सल्फ़र। तो यहाँ पर अगर हम क्या करते हैं 4SO अगर हम 2 कर देते हैं तो उस स्थिति में क्या हो जाता है आपका, ये 4 दूनी क्या हो जाता है 8। अब ऑक्सीजन तो बहुत सारा बचा है, 4 चौके 16 है, 4 दूनी 8, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं 8 जो है ऑक्सीजन पुनः क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम प्लस करते हैं और O2 करते हैं, 4 दूनी 8 है, तो 4 दूनी हम क्या करते हैं 8 करते हैं। तो इस स्थिति में आपका फास्फोरिक अम्ल निकल जाता है, फास्फोरिक अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फर डाइऑक्साइड, और ऑक्सीजन क्या हो जाता है, यहाँ से मुक्त हो जाता है। तो इस तरीक़ा से इतने सारे हमारे जो गुण हैं वो सल्फ्यूरिक अम्ल के रासायनिक गुण के अंतर्गत क्या किया जाता है भाई, रखा जाता है। तो इनमें से अगर क्वेश्चन आ जाता है तो ठीक है, आप वहाँ से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अदरवाइज़ अभी तक यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं किया गया है, ये नॉलेज के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसको जान सकते हैं। चलिए अब आगे टॉपिक की ओर हम क्या करते हैं, चलते हैं। आगे टॉपिक दिया है आपका, वो दिया है सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग। किसका उपयोग भाई, हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल का यहाँ पर उपयोग दिया गया है कि किस किस चीज़ में हम क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग करते हैं। आपको उपयोग जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आपको क्वेश्चन करता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के संपर्क अक्ष विधि को निम्न बिंदुओं के आधार पर समझाइए, तो उसमें से एक बिंदु उपयोग भी रहता है। एक तो आपका नामांकित चित्र रहता है जो हम इससे पहले वाले क्लास में देखे थे, दूसरा उसका रासायनिक समीकरण देखे थे जिसको हम 2-3 भाग में डिवाइड करके देखे थे, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण, फिर सल्फर डाइऑक्साइड का सल्फर ट्राईऑक्साइड
में बदलना, फिर सल्फर डाइऑक्साइड का जो है सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मिल करके ओलियम बनाना, और चौथा ओलियम को पानी के साथ मिला करके सल्फ्यूरिक अम्ल बनाना। तो ये स्टेप बाय स्टेप हम लोग जो देखे थे उसमें आपको थोड़ा सा लिखना है, साथ में आपको जितना भी सूत्र बताए हैं उसको भी लिखना है। तो रासायनिक समीकरण तो देना ही है, चित्र तो बनाना ही है, साथ में थ्योरी थोड़ा बहुत लिखना है तो लिख देना, और लास्ट में आपका उपयोग क्या किया जाता है साथ में जुड़ा रहता है। तो उपयोग आपका जानना बहुत क्या है ज़रूरी है। पहला उपयोग दिया है ये है पेट्रोलियम को शुद्ध करने में काम आता है। किसको भाई? पेट्रोलियम को शुद्ध करने में क्या आता है? ये काम आता है। तो पेट्रोलियम के शोधन में इसका क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। दूसरा, मंद अम्ल दवाइयों में काम आता है। मंद अम्ल मतलब जिसमें जो है स्लो, मंद मतलब क्या होता है? जो है स्लो, है ना, मतलब कम मात्रा युक्त जो दवाई होता है, जिसमें ऐसा दवाई जिसमें कम मात्रा में अम्ल मिला करके बनाया जाता है, तो उस प्रकार के दवाई बनाने में इसको क्या किया जाता है? काम में लाया जाता है। थर्ड, प्रयोगशाला में गैसों को क्या करने में? सुखाने में। प्रयोगशाला जो होता है गैसों को सुखाने में, या कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, एथिलीन बनाने में ये काम आता है। तो प्रयोगशाला में क्या करते हैं? ये बहुत सारा जो जल वाष्प होता है उसको सोख लेता है, इसलिए क्या करता है? सुखाने में इसका काम आता है। और कुछ कुछ चीज़ों में जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, एथिलीन हो गया, ये सब बनाने में क्या आता है? काम आता है। चौथा पॉइंट की बात करें तो यह कपड़ा हो गया, कागज़ हो गया, रंग हो गया, विस्फोटक पदार्थ बनाने में काम आता है। भाई देखो, सल्फ्यूरिक अम्ल से ये सब चीज़ क्या किया जा सकता है? आपका बनाया जा सकता है या बनाया जाता है। हमारे लिए थोड़ा सा नया लगता है क्योंकि हम इसको कभी सोचे नहीं हैं, लेकिन भाई आप जो है देखें अगर अंदर घुस के तो बहुत सारा चीज़ जिसको के बारे में हम सोचते ही नहीं कि इससे ये चीज़ बन सकता है, वो सारी चीज़ भी बनाया जा सकता है। तो यहाँ से ये सब चीज़ भी सल्फ्यूरिक अम्ल से क्या किया जाता है? आपका बनाया जाता है। उसके अलावा धावन सोडा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? कपड़े धोने का सोडा कहते हैं। खाद बनाने का जो है भी काम में सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या किया जाता है? लाया जाता है। धावन सोडा मतलब क्या होता है? Na2CO3 10H2O, ये आप 10वीं क्लास में पढ़े हो, इसको धावन सोडा कहते हैं। और बहुत सारे खाद बनाने में भी, जैसे बोल सकते हैं कई प्रकार के भाई सल्फेट युक्त खाद होते हैं, वो बनाने में काम आता है। उसके अलावा नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं इससे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाते हैं इससे, तो ये सब बनाने में भी काम आता है। नाइट्रिक अम्ल बनाने की विधि आप पढ़े थे, जिसका फार्मूला HNO3 होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आगे हम लोग पढ़ेंगे। ये सब बनाने में क्या आता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का काम आता है। एक TNT बनाते हैं, हमारा ट्राई नाइट्रोटॉल्यूइन कहा जाता है ना। उसके अलावा नाइट्रोग्लिसरीन, है ना, ट्राई नाइट्रोफिनॉल आदि बनाने में क्या होता है? काम आता है। और ये सब के सब विस्फोटक पदार्थ होते हैं। भाई विस्फोटक पदार्थ मतलब क्या होता है आपका? ये फूटने वाले होते हैं, मतलब ये ब्लास्ट करते हैं। तो ये सब चीज़ बनाने में क्या किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये सब का प्रयोग विस्फोट में प्रयोग किया जाता है। वैसे सल्फ्यूरिक अम्ल भी कम नहीं है भाई, है ना। सल्फ्यूरिक अम्ल स्वयं में भी क्या है? बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। अगर सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसे तेजाब के नाम से जाना जाता है, बहुत सारा एसिड अटैक जो होता है ना, वो तेजाब ये सल्फ्यूरिक अम्ल की वजह से होता है। अगर सल्फ्यूरिक अम्ल को किसी के चेहरा में छिड़क दिया जाए तो उसका चेहरा पूरा क्या हो जाता है? जल जाता है। ठीक है, तो इतना खतरनाक स्वयं क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। और इसका उपयोग इस प्रकार के विस्फोटक चीज़ बनाने में भी क्या किया जाता है? उपयोग में लाया जाता है। लास्ट देखें 8वां नंबर, तो कृत्रिम रेशम बनाते हैं। फोटोग्राफी जो फिल्म होता है जिसमें आपको फ़ोटो करता है, वो बनाने में काम आता है। पेंट आदि बनाने में भी सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। तो इस तरीक़ा से लगभग 5, 7, 8 क्या है आपका उपयोग है, जिनमें से आपको कम से कम 2-3 उपयोग याद में रखना है। क्यों? क्योंकि जब संपर्क कक्ष विधि को आपको प्रश्न के तौर पर पूछा जाता है तो वहाँ पर उपयोग जुड़ा रहता है। तो उपयोग लिखने पर भी आपको वहाँ पर जो है जितना नंबर मिलना चाहिए उतना क्या होता है? मिल पाता है। तो उपयोग आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है भाई। तो ये हो गया आपका सल्फ्यूरिक अम्ल के कौन कौन से रासायनिक गुण होते हैं, उनके क्या आपका उपयोग होते हैं, और इससे पहले क्लास में उसको बनाने की विधि क्या है, भौतिक गुण क्या है। तो इतना में आपका क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का जो निर्माण है, भौतिक गुण है, रासायनिक गुण है, वो क्या होता है? समाप्त होता है। तो इसको आपको थोड़ा सा क्या करना है भाई? पढ़ाई करना है। चलिए आगे टॉपिक की ओर हम चलते हैं, वो है सल्फर के ऑक्सी अम्ल। सल्फर के ऑक्सी अम्ल बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई, ये पेपर की दृष्टि से बहुत ही क्या है? हमारा महत्वपूर्ण है, IMP है कह सकते हैं हम। ठीक है, ये सल्फर के ऑक्सो अम्ल, ऑक्सो अम्ल मतलब सल्फर के बहुत सारे अम्ल होते हैं भाई। ठीक है, हम तो सिर्फ सल्फ्यूरिक अम्ल को जानते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे अम्ल यहाँ पर क्या कहे हैं? बताए गए हैं। तो उनके बारे में हमको क्या करना है? जानना है। तो सल्फर के वैसे तो 5-7 आपके बुक में क्या दिया है? आपका अम्ल का जो नाम है वो क्या किया गया है? दिया गया है। तो हम जो है उनको
देखते हैं उनमें कितना उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसका सूत्र क्या होता है, उसका संरचना कैसा होता है, ये सब चीज़ हम क्या करते हैं देखते हुए चलते हैं। ये आपको 3 बनाने के लिए पूछता है, क्वेश्चन दिया रहता है सल्फ्यूरिक के किन्हीं 3 ऑक्सो अम्ल के नाम बताइए, सूत्र लिखिए, संरचना लिख ले, साथ में को कितने क्षारकी हैं वो लिखिए। इस टाइप का क्वेश्चन कई बार आपको जो है बोर्ड एग्जाम में क्या किया है क्वेश्चन किया गया है। तो लगभग हम लोग 5-6 पढ़ते हैं ताकि आप उसमें से 2-3 नंबर का आता है तो 3 आप क्या कर सकें लिख सकें। तो चलिए सरल से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इसमें जो आपका अम्ल होता है ऑक्सो अम्ल वो होता है आपका SO3 क्या होता है हमारा SO3, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख दिया H2SO3। इसका नाम क्या होता है भाई, इसका नाम होता है सल्फ्यूरस अम्ल। क्या नाम है इसका नाम, सल्फ्यूरस अम्ल होता है। अब ये जो सल्फ्यूरस अम्ल होता है इसमें अगर हम ऑक्सीकरण संख्या की बात करें तो ऑक्सीकरण संख्या क्या क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। इसका नाम को मैं बगल में लिख देता हूँ, या तो मैं यूँ करूँ, इसको कैसे करूँ, इसका ये हमारा हो गया फर्स्ट, ये फर्स्ट है आपका वो है सल्फ्यूरस अम्ल। तो ये मैंने क्या लिख दिया, सल्फ्यूरस अम्ल होता है। और ये जो सल्फ्यूरस अम्ल होता है इसका जो फार्मूला होता है ये होता है H2SO3, ये सूत्र होता है। अब ये जो सल्फ्यूरस अम्ल होता है इसका ऑक्सीडेशन निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं। हाइड्रोजन +1 होता है बट उसकी संख्या कितना दिया है भाई हमारा 2 दिया गया है। आपको पता है ना हाइड्रोजन वर्ग 1 का तत्व है तो +1 होता है, बट इसकी संख्या यहाँ पर 2 दिया है तो 2 लिखते हैं। तो ओवरऑल हम क्या करते हैं इसको 2 लिख देते हैं। कितना लिखते हैं हम लोग 2। अब आपको क्या करना है, सल्फ़र का ज्ञात करना है तो x करते हैं। आपको पता है ऑक्सीजन का माइनस क्या होता है 2 होता है, और क्योंकि इनका संख्या 3 दिया गया है तो 2 तिया क्या लिखते हैं 6 लिखते हैं। मतलब इसको लिखते हैं 2x 2 तिया 6 हो जाता है, बराबर कितना हो गया 0 बराबर 0। अब हम क्या करते हैं x को यहीं पर रखते हैं और बाकी को पक्षांतरित कर देते हैं। तो माइनस का क्या हो जाता है आपका +6 हो जाता है, और इसका क्या हो जाता है प्लस का -2 हो जाता है। अंततः हमारा x बराबर कितना हो जाता है हमारा +4 क्या हो जाता है प्राप्त हो जाता है। मतलब यहाँ पर जो सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो कितना होता है भाई हमारा +4 प्रदर्शित करता है। किसमें, सल्फ्यूरस अम्ल में सल्फ़र +4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। तो ये तो हो गया, इसका नाम हो गया है ना, समीकरण हो गया, ऑक्सीकरण संख्या हो गया। अब हम चलते हैं इसकी संरचना की ओर। संरचना में क्या होता है, ये हो गया सल्फ़र। अब सल्फ़र में क्या है, देखो कितना सल्फ़र है हमारा, एक सल्फ़र है, 3 हमारा ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है। उस स्थिति में हम क्या करते हैं, ये हो जाता है आपका OH, ये हो जाता है आपका डबल बॉन्ड क्या हो जाता है O, और यहाँ पर क्या हो जाता है आपका OH। इस स्थिति में देखो इसका संयोजकता टोटल 6 रहता है तो कितना खत्म हो गया 1 2 3 और 4, 2 अभी भी क्या हुआ है हमारा बचा हुआ है। तो इस तरीक़ा से इसको क्या किया जाता है, इसका संरचना बनाया जाता है, बनाया जा सकता है। तो बीच में क्या रखते हैं सल्फ़र, इसमें डबल बॉन्ड क्या होता है O, सिंगल बॉन्ड क्या हो जाता है आपका OH, इधर भी सिंगल बॉन्ड क्या हो जाता है OH, और यहाँ पर एक लोन पेयर आप क्या होता है इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो इसका संरचना इस प्रकार से आपको क्या होता है दिखाई देता है। देखो 3 ऑक्सीजन दिख रहा है, 2 हाइड्रोजन दिख रहा है और एक सल्फ़र दिख रहा है। इसको हम लोग सल्फ्यूरस अम्ल कहते हैं। चूँकि इसमें 2 OH दिख रहा है, आपको देख रहे हो कितना OH दिख रहा है भाई हमारा 2 OH दिख रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं द्विक्षारकी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको द्विक्षारकी कहते हैं ना, द्विक्षारकी कहा जाता है। ये कैसा प्रकृति का होता है भाई, द्विक्षारकी का होता है। तो इस तरीक़ा से इसको हम क्या कर सकते हैं बता सकते हैं। नाम क्या है सल्फ्यूरिक अम्ल, समीकरण क्या होता है H2S, और साथ में ये हमारा क्या होता है इसके संरचना को क्या करता है आपका प्रदर्शित करता है। और संरचना कैसा होता है आपका, इस प्रकार से कोड़ी बोल सकते हैं, चतुष्फल की होना चाहिए, बस एक लोन पैरा इलेक्ट्रॉन है तो ये आपका कोड़ी बोल सकते हैं। और ये द्विक्षारकी होता है, क्यों, क्योंकि इसमें आपका 2 OH क्या होता है यहाँ पर दिखाई देता है। तो ये द्विक्षारकी या द्विभास्मिक क्या होता है अम्ल होता है। तो इस तरीक़ा से आप पहला को इस प्रकार से क्या कर सकते हैं बता सकते हैं। ये 1 नंबर का हो गया भाई। चलिए अब हम चलते हैं दूसरा नंबर का। इसमें लेते हैं H2SO4। तो इसका हम लोग पहले नाम लिख देते हैं। ये होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक है ना अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है इसका आपका जो फार्मूला होता है ये क्या होता है आपका H2SO4 होता है भाई। इसका जो फार्मूला होता है वो H2SO4 होता है। अब इस H2SO4 में अगर हम इसका क्या निकालें, अगर H2SO4 का
ऑक्सीडेशन निकालें तो ये तो हो गया 2, सल्फर का नहीं पता है तो x ये -2 होता है, 4 से गुणा करोगे तो कितना हो जाता है हमारा 8 हो जाता है, 4 दूनी 8। अब x को यहीं पर रहने दो, बाकी को पक्षांतरित कर दो तो ये कितना हो जाएगा हमारा माइनस का रहेगा, तो ये कितना हो जाता है आपका, ये हो गया आपका इधर आके +8 और ये हो गया -2, तो अंततः हमारा x बराबर कितना हो जाता है आपका +6 हो जाता है। ये इसका क्या होता है हमारा ऑक्सीकरण संख्या होता है। कौन सा संख्या भाई, ऑक्सीकरण संख्या, मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल में सल्फर जो होता है वो +6 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। अब इसकी अगर हम संरचना की बात करें तो संरचना इसका क्या होता है, बहुत ही सरल है। ये अभी जो बनाए थे ना वैसा ही बनता है। तो ये क्या हो जाता है हमारा सल्फर, अब यहाँ पर डबल बांड क्या हो जाता है, ऊपर में एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा जुड़ जाता है, बाकी सेम टू सेम डबल बांड O, ऊपर में भी डबल बांड O, इस तरफ क्या करते हैं OH और इस तरफ कर देते हैं OH। इस प्रकार से क्या हो जाता है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल का संरचना बन जाता है। ये भी कितना क्षारकी होता है भाई, द्विक्षारकी होता है। द्विक्षारकी क्या है हमारा, अम्ल है, क्योंकि इसमें OH कितना दिख रहा है हमारा 2 OH दिख रहा है। तो इस तरीक़ा से सल्फ्यूरिक अम्ल को भी क्या किया जा सकता है, बताया जा सकता है। चलिए अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट की ओर क्या करते हैं, चलते हैं कि इस प्रकार से होता है, कैसे होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं भाई देखते हैं और आगे जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना आया था हमारा +6। थर्ड नंबर दिया है आपका, ये दिया है हमारा थायोसल्फ्यूरिक अम्ल, थायोसल्फ्यूरिक अम्ल। ये जो थायोसल्फ्यूरिक अम्ल होता है इसका जो फार्मूला है H2S2O3, ये आपका क्या दिया है, आपका फार्मूला दिया गया है। तो इसके साथ हम लोग जो है देखते हैं, तो नाम क्या है थायोसल्फ्यूरिक अम्ल। अब इसमें अगर हम ऑक्सीडेशन ढूंढना चाहें तो क्या करते हैं, ये हो जाता है आपका 2, इसमें 2x दे होगा भाई, क्योंकि हमारा 2 सल्फ़र है तो ये क्या करता है हमारा, ये 2 को शो करता है, ये 2x को शो करता है और -3 दूनी कितना हो जाता है 6 हो जाता है, बराबर 0। अब यहाँ पर क्या करते हैं, अगर 0 नहीं लगाना है कोई दिक्कत नहीं है, अब उसके बाद भी कर सकते हैं। 2x को हम यहीं पर रखते हैं और बाकी को हम क्या करते हैं पक्षांतरित करते हैं, तो 6 माइनस कितना हो जाता है 2, तो 2x बराबर कितना प्राप्त हो जाता है आपका, ये 6 में आपका कितना घट गया, देखो ये हो गया 3 दूनी 6, तो 6 में कितना घट गया हमारा 2, ये हो गया आपका 4 हो गया। अब x को यहीं पर रखते हैं, 4 बटा कितना कर देते हैं 2 कर देते हैं, तो अंततः x बराबर कितना होता है आपका जो है 2 प्लस क्या होता है यहाँ से प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर कितना दिखाता है 2 + चार्ज दिखाता है भाई। ठीक है, तो ये हो गया 2x हो गया, 6 हो गया, 2x करते हैं 6 को इधर हो गया, 4 हो गया, तो ये 2 क्या करता है ऑक्सीडेशन शो करता है। तो ये ऑक्सीकरण हो गया, ये नाम हो गया, ये उसका सूत्र हो गया। अगर हम क्या करते हैं इसका जब बनाते हैं तो यहाँ डबल बॉन्ड क्या लगा देते हैं, सल्फ़र लगा देते हैं, इधर आपका OH लगा देते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड O लगाते हैं और यहाँ पर OH लगा देते हैं। इस तरीक़ा से ये भी कैसा होता है आपका द्विक्षारकीय हमारा क्या होता है, जो अम्ल होता है उसको क्या करता है प्रदर्शित करता है। तो इस तरीक़ा से इसकी संरचना को क्या किया जाता है आपका दर्शाया जाता है। तो 3 नंबर में क्वेश्चन आता है और 3 ही पूछा जाता है। तो इस तरीक़ा से आप इन तीनों को चाहेंगे तो क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए और भी हम देखते हैं और कौन कौन से हैं उसको हम लोग देख देते हैं। इसमें चौथा नंबर की ओर अगर हम क्या करें चलें, तो चौथा नंबर का आपका दिया गया है, वो दिया है आपका H2SO5, है ना। H2SO5 हमको देखना है, चौथा नंबर H2SO5। ठीक है, इसका नाम होता है आपका पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक अम्ल, मोनोसल्फ्यूरिक अम्ल। अब ये जो पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक अम्ल होता है इसका जो फार्मूला होता है ये होता है H2SO5 होता है भाई। क्या होता है हमारा H2SO5। तो ये हो गया हमारा H2SO5। अब इसमें ऑक्सीडेशन देखें तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो जाएगा हमारा 2, सल्फ़र का नहीं पता, तो ये हो गया x, 5 दूनी कितना हो जाता है हमारा 10 बराबर 0। अब x बराबर हम कितना करते हैं भाई, ये x बराबर करते हैं तो ये 10 माइनस कितना हो जाता है हमारा
टोटल हमारा 8 आ रहा है, बट ये रॉन्ग होता है। क्यों? क्योंकि सल्फर के अंतिम में केवल कितना होता है, 6 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए इसको जो है +6 अवस्था में क्या किया जाता है, लिखा जाता है। और ये आपका +6 जो अवस्था प्राप्त होता है ना ऑक्सीडेशन, वो आपका जो है इसके बेस पर ना निकाल करके संरचना के बेस पर निकाला जाता है। तो संरचना कैसे बनता है, तो ये हो जाता है आपका सल्फर, यहाँ डबल बॉन्ड O हो जाता है, इधर आपका क्या हो जाता है, आपका OH हो जाता है, यहाँ पर हमने क्या कर दिया OH, तो सल्फ़र हो गया, ये हो गया आपका OH, और यहाँ पर डबल बॉन्ड O हो जाता है, यहाँ पर O और यहाँ पर क्या हो जाता है आपका OH को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो इसका जो संरचना होता है वो इस तरीक़ा से बनता है, और इस ये भी द्विक्षारकीय हमारा अम्ल को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। किसको भाई, हमारा द्विक्षारकीय जो अम्ल होता है, क्योंकि इसमें भी OH की संख्या कितना बार है, हमारा 2 बार होता है। ठीक है, तो ये हमारा OH और ये हमारा OH, तो द्विक्षारकीय अम्ल को प्रदर्शित करता है। तो ये चौथा नंबर का है, जिसको क्या किया जा सकता है, आपको जो है समझाया जा सकता है। आगे अगर हम और देखें 5वां नंबर का, तो उस स्थिति में क्या होता है, हमारा एक होता है, वो होता है पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक अम्ल, आप क्या कर सकते हैं, इसको बोल सकते हैं। तो ये भी आपका क्या होता है, पाया जाता है। तो ये हो गया हमारा पर ऑक्सी, है ना, डाइसल्फ्यूरिक अम्ल, यहाँ पर बोल सकते हैं डाइसल्फ्यूरिक अम्ल। तो ये जो पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक अम्ल बोलें, तो इसका जो फार्मूला होता है वो H2S2 और O8 होता है। इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 सल्फ्यूरिक अम्ल आपको दिख रहा है, इसलिए डाई सल्फ्यूरिक अम्ल यहाँ पर लगा देते हैं। तो H2S2 और O8 इसका क्या होता है, हमारा फार्मूला होता है भाई। ठीक है, बढ़िया से लिखते हैं, H2 ये हो गया, S2 ये हो गया, O8 हो गया। अब यहाँ पर हम अगर इसका ऑक्सीडेशन देखें तो कितना हो जाता है हमारा, ये हो जाता है हमारा 2, क्योंकि हाइड्रोजन वर्ग 1 का तत्व है, +1 चार्ज दिखाता है, तो यहाँ पर 2 हो गया। सल्फ़र का देखें तो यहाँ पर 2 ठो है, तो यहाँ पर 2x हो जाता है, और उसके बाद कितना हो जाता है आपका 8 दूनी 16। तो ये इसका हो गया आपका 2 प्लस ये हो गया आपका 2x। अब उसके बाद प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो उस स्थिति में देखो प्लस रखता और माइनस रखता, तो उस स्थिति में प्लस माइनस माइनस ही होता है। तो माइनस 8 दूनी कितना हो जाता है आपका 16 बराबर 0। अगर हम 2x को यहीं पर रखते हैं, बाकी को पक्षांतरित कर देते हैं, तो ये कितना हो जाता है 16 - 2 हो गया, तो 2x बराबर कितना हो जाता है हमारा 16 में कितना घट गया हमारा, ये हमारा जो है देखो 8 दूनी 16 हो गया, 16 में घट गया 2 तो बट गया 14। तो यहाँ पर अगर x रखते हैं तो 14 बटे कितना हो जाता है 2 हो जाता है। उस स्थिति में x बराबर कितना आता है 7 आता है, जो कि रॉन्ग है। इसलिए इसका भी मान जो होता है वो मान क्या होता है हमारा +6 ही रखा जाता है, क्योंकि अंतिम कक्षक में केवल कितना इलेक्ट्रॉन होता है +6। यहाँ पर देखो आपको मैं बता रहा था कि +6 किसके आधार पर होता है, तो यहाँ पर सल्फर के अंतिम कक्षक में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 6। तो एक इसको दिया, एक इसको दिया तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, एक इसको दिया तो 3 इलेक्ट्रॉन, एक इसको दिया तो 4 इलेक्ट्रॉन, और इसको 5 और ये 6। इसलिए +6 चार्ज को यहाँ पर क्या करता है प्रदर्शित करता है। यहाँ पर भी 7 आ रहा है प्लस, लेकिन ये +6 को दर्शाता है। कैसे दर्शाता है देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर देखो कितना है हमारा हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पर हम सल्फ़र कर देते हैं। यहाँ पर क्या हो गया हमारा सल्फ़र हो गया। अब सल्फ़र के पश्चात हम एक और यहाँ पर एक सल्फ़र ले लेते हैं, और उसके पश्चात यहाँ पर कितना हो जाता है हमारा, अब इसको अगर हम बनाएं तो ये आपका हो जाता है सल्फ़र, ये हो गया सल्फ़र, डबल बॉन्ड हो जाता है वो, डबल बॉन्ड हो जाता है वो, इस तरफ हो जाता है आपका OH, डबल बॉन्ड हो जाता है वो, डबल बॉन्ड हो जाता है वो, ये हो जाता है आपका OH। अब कितना हो गया देखो, ये 3 3 6 हो गया, 6 और 2 8, अभी भी क्या हुआ है हमारा बचा हुआ है। तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन, यहाँ पर एक ऑक्सीजन, और इस तरीक़ा से क्या हो जाता है इसका संरचना बन जाता है। यही किसका होता है हमारा भाई पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक अम्ल का होता है। ये भी कितना क्षारकीय है हमारा द्विक्षारकीय हमारा क्या होता है ये अम्ल होता है। तो इस तरीक़ा से इसका भी क्या किया जा सकता है, नाम सूत्र क्या है, ऑक्सीडेशन क्या है और संरचना क्या है, ये क्या किया जा सकता है बताया जा सकता है। जी गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। 2 हाइड्रोजन
2 हो गया आपका सल्फ़र। तो ये इस प्रकार से। अब यहाँ पर देखो 6 कैसे दिखा रहा है उसको भी देख लो। तो यहाँ पर एक इसको दिया, एक इसको दिया, तो ये क्या हो गया +2 हो गया। इधर एक दे दिया तो +1 हो गया, यहाँ पर एक दे दिया तो ये +1 हो गया, और यहाँ पर एक और एक 2 दे दो तो +2। तो टोटल देखो +2 +2 +4, तो प्लस कितना दिखाता है हमारा +6 दिखाता है। तो इसको संरचना के बेस पर क्या किया जाता है, समझा जाता है। तो इस तरीक़ा से पर डाई सल्फ्यूरिक अम्ल को भी क्या किया जा सकता है, प्रदर्शित किया जा सकता है। चलिए और भी आपके बुक में दिया गया है उसको भी देख लो। 5वां नंबर का होता है, वो होता है आपका थायोनिक अम्ल बोल सकते हैं, थायोनिक अम्ल बोला जा सकता है हमारा, थायोनिक अम्ल बोल सकते हैं। ये होता है हमारा थायोनिक अम्ल कहा जाता है। फार्मूला अगर हम देखें तो H2S2O6 होता है। H2S2O6 को क्या किया जाता है, इसमें दर्शाया जाता है। तो हमने क्या किया, H2 लिख दिया, H2 लिख दिया, O6 लिख लिया, थायोनिक अम्ल बोलते हैं हम लोग। अब इसमें हम ऑक्सीडेशन देखें तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो गया 2 होगा, हाइड्रोजन तो 2 ही रहा है हमारा, प्लस है तो ये हो जाएगा 2x, और ये हो जाएगा 3 दूनी 6 दूनी कितना हो गया 12 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, 2x बराबर 12 माइनस कितना हो जाएगा 2, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा आपका, घट जाएगा तो कितना बचेगा 10 बचेगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका 10 बटे कितना हो गया 2, तो अंततः x बराबर कितना हो जाता है +5 आपको क्या हो जाता है यहाँ से प्राप्त हो जाता है। मतलब यहाँ पर थायोनिक अम्ल जो होता है उसमें सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है हमारा भाई, ये आपका होता है आपका 5 +5 होता है, ठीक है। तो ये हो गया 12, 6 दूनी 12 हो गया, इसमें घट दिए तो 10 हो गया, ठीक। अब यहाँ पर संरचना देखें तो यहाँ पर क्या होता है, ये हो गया सल्फ़र, और एक और हम सल्फ़र बना देते हैं, उसी स्थिति में फिर हम करते हैं। तो ये सल्फ़र हो गया, ये सल्फ़र हो गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो गया, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो गया। यहाँ पर हम एक OH लिख दिए, यहाँ पर एक OH, यहाँ पर एक OH। अब कितना बचा है हमारा, 6 बचा हुआ है, 6 बचा है, तो ये हम यहाँ पर कर देते हैं, यहाँ पर कर देते हैं। अब कितना बचा है भाई, 3 और 3 तो 6 हो गया हमारा, तो यहाँ पर एक दूसरे को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो इस तरीक़ा से थायोनिक अम्ल जो होता है उसका क्या हो जाता है, आपका संरचना बन जाता है। और ये भी कैसा होता है हमारा, क्षारीकीय हमारा क्या होता है, अम्ल होता है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, द्विक्षारकीय अम्ल, द्विक्षारकीय क्या होता है हमारा, अम्ल होता है। तो सब में देख लो सही है नहीं है, इसमें 8 ठो दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6, 4 हो गया है ना। यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है क्या, 3 3 6 2 8, ठीक है, 2 हाइड्रोजन 2 सल्फ़र। यहाँ पर भी देख लो हमारा 1 सल्फ़र, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। और एक लास्ट है हमारा, वो होता है हमारा कि इसको सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं, ओलियम, क्या बोलते हैं हम लोग, ओलियम। इसके पास क्या करते हैं हम लोग, चलते हैं, पायरो सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं, पायरो सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। पायरो क्या बोलते हैं भाई, सल्फ्यूरिक अम्ल। पायरो जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है इसे हम लोग ओलियम के भी नाम से जानते हैं, क्या नाम से, ओलियम कहा जाता है। और सूत्र होता है H2S2O7 होता है। ऑक्सीडेशन देखेंगे तो यहाँ पर ये हो गया 2, ये हो गया आपका 2x + 7 दूनी कितना हो जाएगा 14 माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाता है आपका 2x हो गया -14 हो गया, 7 दूनी 14 होगा ना, -2 7 को गुणा करेंगे तो बराबर 0 हो गया। तो यहाँ पर 2x करते हैं, बराबर में क्या हो जाता है आपका 14 माइनस कितना हो गया आपका 2, तो 2x बराबर कितना बचा हमारा, ये हो गया 12, और 2x बराबर 12 बटे कितना हो गया हमारा 2, काट देते हैं तो अंततः x बराबर कितना हो जाता है +6 क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो +6 ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है हमारा, किसका, पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल का। सूत्र आपका दिया हुआ है। संरचना की बात करें तो एक सल्फ़र हम यहाँ पर पकड़ लेते हैं, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, सल्फ़र, एक सल्फ़र हो गया, दूसरा सल्फ़र हो गया, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O हो जाता है, इधर पास OH हो गया, डबल बॉन्ड O, इधर आपका हो गया OH, डबल बॉन्ड हो गया आपका O। अब कितना बचा है, एक ऑक्सीजन बचा हुआ है, एक ऑक्सीजन यहाँ पर हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। अंततः पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल का क्या हो जाता है, आपका स्ट्रक्चर प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीक़ा से लगभग आपका यहाँ पर कितना पढ़े हम लोग,
4 5 ये हो गया 6 और ये कितना हो जाता है हमारा 7 आपका क्या होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का ऑक्सो अम्ल होता है। और इनमें से क्वेश्चन पूछ देता है आपको कि किस प्रकार से होता है, कैसा होता है। तो कम से कम आपको जो है 3 आपको लिखना है, क्योंकि ये 3 नंबर के क्वेश्चन के तौर पर आपको क्या किया जाता है, प्रश्न पूछा जाता है। तो आपको 3 नंबर में अगर आता है तो आपको जो भी अच्छा लगता है उनमें से आप क्या कर सकते हैं, 3 चॉइस करके आप जो है सभी जितना मैं आपको बताया हूँ उतना आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बता सकते हैं भाई। तो ये हो गया आपका जो है सल्फ्यूरिक अम्ल का ऑक्सो अम्ल। चलिए अब हम आगे की ओर चलते हैं, है ना। इससे पहले हम लोग जितना पढ़े अभी सल्फ्यूरिक अम्ल के ऑक्सो अम्ल तक, वो हमारे 16वें समूह का तत्व होता है, जितना में आपका सल्फ्यूरिक अम्ल का जो ऑक्सो अम्ल होता है उसके बाद आपका 16वें समूह का जो पार्ट है वो क्या होता है, समाप्त होता है। चूँकि आप पढ़ रहे हैं पी ब्लॉक के तत्व, जिसमें आपका 4 वर्ग आपको पढ़ना था, जिनमें से एक था हमारा 15वें समूह न्यूज़पेपर आज सब बिक गया, न्यूज़पेपर आज सब बिक गया, ये हम लोग देख चुके, ये कंप्लीट हो गया। दूसरा हमारा 16वें समूह था, कौन सा समूह भाई हमारा 16वें समूह। तो ये जो 16वें समूह था उसमें था उससे टेलीफोन बोल सकते हैं, ये हमने क्या कर दिया, निपटा दिया। तो ये इसमें 2 हमको पढ़ना था, दोनों क्या हो गया आपका कंप्लीट हो गया। अब हमको किसके पास चलना है, 17वें समूह के पास चलना है, जिसमें हमको पढ़ना है फिर कल बाहर आई, है ना आंटी। तो ये हमको क्या करना है, अभी पढ़ाई करना है। कौन से समूह को पढ़ना है भाई, हमारा 17वें समूह को क्या करना है, पढ़ना है। तो चलिए 17वें समूह के पास हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा परिचय देने लायक है, कौन सा परिचय देने लायक नहीं है। तो उसके पास हम क्या करते हैं, चलते हैं। ये दिया है हमारा 17वें समूह के तत्व, ठीक है भाई। 17वें समूह के तत्व दिया गया है, इसे हैलोजन परिवार के नाम से भी जानते हैं, या हैलोजन भी कहा जाता है, या 17वें समूह कहा जाता है। 17वें समूह इसको हैलोजन परिवार कहते हैं। तो इनके बारे में हम थोड़ा सा क्या करते हैं, सामान्य परिचय देखते हैं। सामान्य परिचय क्या क्या होता है उसको देखते हैं। तो सामान्य परिचय में तो यही है कि फ़िलहाल तो ये जो हमारे 17वें समूह के जो तत्व होते हैं उसको आपका हैलोजन के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो बोल सकते हैं 17वें जो हमारा क्या है, समूह के तत्वों को हैलोजन के नाम से जाना जाता है। हैलोजन के नाम से क्या किया जाता है भाई, हमारा जाना जाता है। तो ये आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं कि पहला पॉइंट कि 17वें जो समूह होता है उसे हैलोजन परिवार के नाम से जाना जाता है। हैलोजन की उत्पत्ति हैलोस से होता है। हमारा जो क्या होता है, हैलोजन जो होता है की उत्पत्ति, है ना, जो लैटिन शब्द होता है बोल सकते हैं कि उत्पत्ति लैटिन, है ना, के लैटिन बोल सकते हैं, लैटिन के हैलोजन की उत्पत्ति हैलोस से होता है भाई। किससे होता है, हमारा हैलोस से होता है। हैलोस से होता है, से हुआ है, जिसका अर्थ लवण बनाने वाला होता है। क्या बनाने वाला भाई, लवण बनाने वाला होता है। मतलब हैलोजन का साफ साफ भाषा में अर्थ क्या होता है, हमारा लवण बनाने वाला होता है, लवण बनाने वाला। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि जो हमारा हैलोजन है वो हैलोस से क्या हुआ है, हमारा इसका व्युत्पत्ति हुआ है। किससे हुआ है भाई, हमारा हैलोस। तो ये जो हैलोस होता है इसका मतलब क्या होता है, हमारा लवण बनाने वाला होता है। अर्थात हैलोजन का मतलब क्या होता है, लवण बनाने वाला होता है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं, बताया जा सकता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट अगर हम देखें तो जो भी हमारे 17वें समूह के साथ जो यौगिक बनता है उसको हैलाइड के नाम से जाना जाता है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि 17वें समूह के यौगिक जो होते हैं, 17वें समूह के तत्वों का यौगिक, 17वें समूह के तत्वों के यौगिक को हैलाइड कहा जाता है। हैलाइड कहते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि जो 17वें समूह के जो तत्व होते हैं उस 17वें समूह के तत्वों के जो भी यौगिक होते हैं वो यौगिक क्या कहलाते हैं, आपके हैलाइड कहलाते हैं। जैसे आप बोलते हैं ना सोडियम क्लोराइड, है ना, तो वैसे ही
क्योंकि हैलाइड को क्या वो ओवरऑल क्या होता है हमारा, वो जो है क्लोराइड ब्रोमाइड इस प्रकार से लिखते हैं। तो यहाँ पर 17वें समूह के जो भी हमारे क्या होते हैं, जो तत्व होते हैं, उनके जो यौगिक होते हैं वो हैलाइड के नाम से जाने जाते हैं। तो कुछ परिचय हम यहाँ पर देख लिए। पहला कि 17वें समूह के जो तत्व होते हैं उनको हैलोजन के नाम से जाने जाते हैं। हैलोजन की उत्पत्ति हैलोस से हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है हमारा, लवण बनाने वाला होता है, लवण बनाने वाला होता है, ठीक है। और 17वें समूह के जो भी तत्व होते हैं उनके जो यौगिक होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, हैलाइड के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं, हैलाइड कहा जाता है। तो इस तरीक़ा से इसको हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, बताया जा सकता है, ठीक है। और भी हम क्या कर सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं कि इसके अंतर्गत जो होता है वो आपका जो है कुछ तत्व रखा गया है 17वें समूह में, है ना, कुछ तत्व दिया गया है जिसको हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। तो 17वें समूह में किसको किसको रखा गया है, तो फिर, कल, बाहर, आई, आंटी। तो यहाँ पर किसको किसको रखा गया है भाई, फ्लोरीन, है ना, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद कौन सा हमारा, ब्रोमीन, फिर कौन सा हमारा, आयोडीन, और उसके बाद क्या होता है हमारा, एस्टेटीन। इतने तत्व को इसमें क्या किया गया है, रखा गया है, में रखा गया है, को रखा गया है। तो इस तरीक़ा से हम परिचय क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं, गया है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, परिचय हो गया, या हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं, बताया जा सकता है भाई। तो ये हो गया। उसके अलावा और भी आप अगर लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं। वो नंबर है हमारा, जो फ्लोरीन होता है इसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा होता है, इसलिए इसको सुपर हैलोजन के नाम से जाने जाते हैं, है ना। तो फ्लोरीन की विद्युत ऋणता अधिक होता है। इस कारण फ्लोरीन को सुपर हैलोजन के नाम से जाना जाता है, सुपर हैलोजन, है ना, के नाम से जाना जाता है, के नाम से क्या किया जाता है भाई, हमारा जाना जाता है। तो इसको हम लोग सुपर हैलोजन कहते हैं, इसके नाम से जानते हैं। तो इतना सारा परिचय हम क्या कर सकते हैं, 17वें समूह के तत्वों के अंतर्गत क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं, जो आपको बाद में कुछ चीज़ों में क्या कर सकता है, काम आ सकता है भाई। चलिए अब हम आगे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं थोड़ा सा हम लोग। वैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें, चूँकि हमारे कौन सा है, हमारा ये 17वें समूह का तत्व है, और 17वें समूह का मतलब होता है 2, 8 और कितना होता है, 7, अर्थात अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए, क्या पूर्ण करने के लिए भाई, अष्टक पूर्ण करने के लिए मात्र 1 इलेक्ट्रॉन की क्या होता है, आवश्यकता होता है। करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन का, आपका 1 इलेक्ट्रॉन का आवश्यकता होता है, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, आपकी आवश्यकता होती है। तो ये 17वें समूह का है। अंतिम में हमारा कितना होता है, 7 इलेक्ट्रॉन होता है। 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या करता है, ये अपना अष्टक पूर्ण कर लेता है। अगर हम इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब होता है अंतिम कक्षा वाला, है ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अगर हम बात करें तो अंतिम कक्षक को प्रदर्शित करता है, और अंतिम कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो NH2 और Np कितना होता है, आपका 5 होता है। मतलब अंतिम कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है, आपका 5, और उससे पहले 2 होता है। मतलब टोटल देखा जाए तो अंतिम में आपका 7 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन S कक्षक में और जो 5 इलेक्ट्रॉन होता है वो P कक्षक में क्या होता है, पाया जाता है। तो यही इसका क्या होता है, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। और बाकी जो है देखा जाए तो इनको जो है हम देखें तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या किया जा सकता है, ज्ञात किया जा सकता है। जैसे अगर हम क्लोरीन की बात करें, परमाणु क्रमांक 9 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अबाव के नियम के अनुसार 1s2 2s2 2p6
नहीं होता है, यहाँ पर ये 5 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाता है आपका 2p5 को प्रदर्शित करता है। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। अगर हम बात करें इसके बाद क्लोरीन का, तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। इसका लिखें तो 1s2 2s2 2p 6 10 हो गया, 3s2 और 3p कितना होता है हमारा 5 होता है, जो 17 को क्या करता है प्रदर्शित करता है। अगर हम बात करें इसमें ब्रोमीन का, तो ब्रोमीन का कितना होता है हमारा 35 होता है, तो ये थोड़ा लंबा खींचता है। 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 6 4s2 3d कितना होता है हमारा ये 10 होता है, और लास्ट 4p कितना हो जाता है आपका 5 हो जाता है। गिन लो 2 4 10 10 2 12 12 6 18, ये हो गया 18 हो गया, ये 2 हो गया, ये 6 हो गया, तो 2 4 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20 20 और 30 और ये 5 कितना हो जाता है आपका 35। तो इस तरीक़ा से क्या किया जा सकता है, आपका जो 17वें समूह के तत्व है उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। तो ये हो गया भाई इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और कुछ नहीं है। आप चाहेंगे तो आयोडीन का यहाँ पर 53 होता है, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं St10 का भी आगे क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। तो ये हो गया इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो कि ये अंतिम कक्षा को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। ये कौन सा कक्षा है भाई हमारा, अंतिम कक्षा है, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दर्शाता है, और लिखते वक्त इस प्रकार से क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे है हमारा प्राप्ति स्थान। वैसे हम बात करें फ्लोरीन का या इस 17वें समूह के तत्वों का, तो 17वें समूह के तत्वों में कौन कौन आता है भाई, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और कौन आता है हमारा आयोडीन, साथ में एस्टिटीन। तो उस स्थिति में हम देखें तो ये सब के सब जो होता है हमारा, ये जो आपका सब के सब जो होता है, अगर इसकी हम चर्चा करें तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील होता है। क्रियाशील का मतलब होता है ज़्यादा ही क्रियाशील, क्योंकि ये अपने अष्टक कंप्लीट करने से क्या होता है, एक कदम क्या होता है आपका पीछे होता है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत रहता है। इस कारण से इनकी क्रियाशीलता अन्य के अपेक्षा बहुत ही क्या होता है आपका ज़्यादा होता है। इसलिए ये प्रकृति में आपका शुद्ध अवस्था में कम और संयुक्त अवस्था में क्या होता है, ज़्यादा पाया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम क्या करते हैं, संयुक्त अवस्था की अगर बात करें तो ये संयुक्त अवस्था में ही क्या होता है आपका पाया जाता है। शुद्ध अवस्था में देखें तो बहुत कम होता है। जैसे हम चर्चा कर रहे हैं फ्लोरीन का, तो फ्लोरीन की अगर हम चर्चा करें तो ये अगर मुक्त अवस्था में देखें तो मुक्त अवस्था में बहुत कम होता है भाई, नहीं के बराबर ये मुक्त अवस्था में भूपर्पटी पर पाया जाता है। 0.6 है ना 5% ये भूपर्पटी पर क्या होता है आपको देखने को मिलता है। कितना मिलता है हमारा 0.065%, नहीं के बराबर। लेकिन अगर हम इसकी बात करें संयुक्त अवस्था में, अगर हम बात करें तो संयुक्त अवस्था में अगर हम क्या करते हैं, अगर बात करते हैं तो संयुक्त अवस्था में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि संयुक्त अवस्था में पाए जाने के पीछे कारण ये है कि हमारे जो फ्लोरीन होता है बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील होता है। संयुक्त अवस्था में कुछ कुछ चीज़ों में पाया जाता है, जैसे एक होता है हमारा फ्लोरस्पार, एक क्या होता है हमारा फ्लोरस्पार, और फ्लोरस्पार का जो फार्मूला होता है वो होता है हमारा कैल्शियम क्लोराइड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोरस्पार कहते हैं। इस अवस्था में क्या होता है हमारा ये जो आपका फ्लोरीन है वो पाया जाता है। दूसरा होता है हमारा क्रायोलाइट, क्रायोलाइट इस अवस्था में क्या होता है ये पाया जाता है। क्रायोलाइट की बात करें तो फार्मूला क्या होता है हमारा Na3Al(F6) होता है। इस अवस्था में क्या होता है हमारा ये जो फ्लोरीन है वो आपका क्या होता है आपका पाया जाता है। तो इस तरीक़ा से हम इसको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि फ्लोरीन जो होता है वो मुक्त अवस्था में कम होता है, लेकिन संयुक्त अवस्था में बात करें तो संयुक्त अवस्था में इस तरीक़ा से क्या होता है आपका ये देखने को मिलता है। जैसे क्रायोलाइट के रूप में बोल सकते हैं, कैल्शियम क्लोराइड अर्थात फ्लोरस्पार के रूप में ये आपको देखने को मिलता है। तो ये हो गया आपका फ्लोरीन का प्राप्ति स्थान, और इसमें कुछ ज़्यादा देखने की आवश्यकता नहीं है, बताने की आवश्यकता नहीं है। चलिए हम आगे चलते हैं क्लोरीन के पास। अगर हम क्लोरीन की देखें तो क्लोरीन भी आपका लगभग जो है, अगर हम मुक्त अवस्था में देखें तो बहुत कम मात्रा में पाया जाता है भाई। मुक्त अवस्था में अगर हम बात करें तो बहुत ही कम देखने को मिलता है, लगभग 0 हम बोल सकते हैं 0.14% ज़्यादातर आपको ये मुक्त अवस्था में दिखता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्रियाशील है। बट अगर हम संयुक्त अवस्था में बात करें तो संयुक्त अवस्था जो होता है, इस संयुक्त अवस्था में देखें तो बहुत ज़्यादा होता है। पहला तो आपका क्या होता है हमारा NaCl, जिसे हम क्या बोलते हैं सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, रॉक सॉल्ट कहा जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया सोडियम क्लोराइड, इस प्रकार से बता सकते हैं।
दूसरा अगर हम देखें तो ये हमारा पोटेशियम क्लोराइड होता है, जिसे हम लोग सिल्वाइन बोलते हैं, सिल्वाइन कहा जाता है। इस अवस्था में आपको क्या होता है देखने को मिलता है, ये हम क्या कर सकते हैं बोल सकते हैं। तीसरा होता है हमारा कार्नेलाइट होता है, हमारा कार्नेलाइट होता है। कार्नेलाइट का फार्मूला क्या होता है हमारा, KCl हो गया, MgCl2 हो गया। कार्नेलाइट का फार्मूला क्या होता है भाई हमारा, ये हो गया आपका KCl, साथ में क्या होता है हमारा MgCl2 और 7 आपका क्या होता है हमारा H2O। इस रूप में क्या होता है आपका पाया जाता है, 7 नहीं 6 से कर दो इसको, 6H2O, 6H2 इस रूप में क्या होता है पाया जाता है। उसके अलावा हम बात करें तो ये सिल्वर क्लोराइड होता है हमारा, हार्न सिल्वर जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं हमारा हार्न सिल्वर कहते हैं। तो इस रूप में आपका क्या होता है क्लोरीन आपको क्या होता है देखने को मिलता है। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, इसको जो है संयुक्त अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं, सोडियम क्लोराइड के रूप में, पोटेशियम क्लोराइड के रूप में, कार्नेलाइट के रूप में और हार्न सिल्वर के रूप में आप क्या कर सकते हैं इसको बता सकते हैं। अगर हम बात करें ब्रोमीन का, तो ब्रोमीन जो होता है वो प्रकृति में जो है बहुत कम मात्रा में क्या होता है आपका पाया जाता है। ये अगर हम देखें तो ये जो है मुक्त अवस्था में नहीं के बराबर होता है आपका। मुक्त अवस्था में अगर हम बात करें तो मुक्त अवस्था में ये आपका होता है 2 हम बोल सकते हैं, या 2 इंटू जो है आपका 10 कितना होता है हमारा -5% आपको भूपर्पटी पर क्या होता है देखने को मिलता है। और अगर हम संयुक्त अवस्था में इसकी बात करें, संयुक्त अवस्था में अगर हम बात करें तो ये संयुक्त अवस्था में ब्रोमो कार्नेलाइट होता है हमारा, ब्रोमो कार्नेलाइट होता है। इस अवस्था में क्या होता है आपको देखने को मिलता है, जिसका फार्मूला अगर हम देखें तो ये KBr है ना, उसके बाद Mg आपका Cl2 और साथ में हमारा क्या होता है 6H2O। तो इस अवस्था में आपको देखने को मिलता है। उसके अलावा और भी आप लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड के रूप में भी आपको क्या होता है ये देखने को मिलता है। तो इस तरीक़ा से जो भी 17वें समूह का जो तत्व होता है, ये 17वें समूह के तत्व जो होते हैं क्रियाशील ज़्यादा होने के कारण जो है आपको संयुक्त अवस्था में ज़्यादा देखने को क्या होता है मिलता है। आयोडीन की बात करें तो जो आयोडीन होता है ये भी आपका लगभग वैसे ही अवस्था में क्या होता है देखने को मिलता है। ज़्यादातर ये आपका बोल सकते हैं 2 इंटू 10⁻⁻, अगर 4% की बात करें तो ये आपका भूपर्पटी पर मुक्त अवस्था में क्या होता है आपका पाया जाता है। लेकिन अगर हम संयुक्त अवस्था की बात करें तो संयुक्त अवस्था में, उसके अलावा अगर हम जो है इसकी जो है बात करें मुक्त अवस्था में तो समुद्र में पाया जाता है भाई। समुद्र जो होता है, समुद्र में जो गलीचे होता है उसमें गलीचे है ना के रूप में आपको ज़्यादातर ये आयोडीन आपको देखने को मिलता है। और लास्ट अगर हम एस्टिटीन की बात करें तो एस्टिटीन क्या है हमारा एक रेडियो एक्टिव तत्व है भाई। कैसा तत्व है हमारा, रेडियो एक्टिव क्या है हमारा तत्व है। और ये जो है प्रकृति में बहुत कम मात्रा में होता है। ये रेडियो एक्टिव तत्व है जो प्रकृति में बहुत कम मात्रा में क्या होता है पाया जाता है, बहुत कम मात्रा में क्या किया जाता है आपका पाया जाता है। तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, इसे कृत्रिम तरीक़ा से बनाया जा सकता है, इसे कृत्रिम है ना विधि द्वारा बनाया जा सकता है, द्वारा बनाया जा सकता है। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, जो भी हमारे हैलोजनी जो तत्व है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एस्टिटीन है, उसकी जो क्या होती है आपकी जो प्राप्ति है उसको क्या की जा सकती है, बताई जा सकती है। जिनमें से फ्लोरीन के जो प्राप्ति है या क्लोरीन की जो प्राप्ति है उसमें से कुछ जैसे फ्लोरिस्पार है, क्रायोलाइट होता है, कार्नेलाइट होता है, हार्न सिल्वर क्या होता है, उसको 1 नंबर के क्वेश्चन में आपको क्या की जा सकती है, पूछी जा सकती है या पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा शुरू में हमने देखा कि सुपर हैलोजन किसे बोलते हैं और जो है हैलोजन किसे बोलते हैं, हैलोजन का अर्थ क्या होता है, वो भी क्वेश्चन आपको 1 नंबर में क्या कर सकता है, प्रश्न कर सकता है। चलिए अब नेक्स्ट की ओर चलते हैं, वो होता है ऑक्सीकरण अवस्था। कौन सा अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था। अगर हम जो है 17वें समूह की बात कर रहे हैं तो 17वें समूह में आपको पता है कि यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और हम क्या रखते हैं, आयोडीन को रखते हैं भाई। तो यहाँ पर हम लोग जो है उसमें ऑक्सीडेशन की बात करेंगे तो फ्लोरीन हो गया, ठीक है,
ये हमारा क्या हो गया फ्लोरीन, फिर हो गया क्लोरीन, फिर हो गया ब्रोमीन और फिर हो गया आपका आयोडीन। तो इसकी अगर हम क्या करें चर्चा करें तो इसमें ऑक्सीडेशन देखें तो आपका जो फ्लोरीन होता है, एक तो फ्लोरीन का आकार क्या होता है सबसे छोटा होता है, उसके अलावा उसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे क्या होता है ज़्यादा होता है। इस कारण से आपका फ्लोरीन जो होता है वो आपका क्या होता है -1 चार्ज क्या करता है प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर देखें तो 17वें समूह के जो तत्व होते हैं, कौन सा तत्व 17वें समूह के जो तत्व हैं, तो 17वें समूह के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है भाई, यहाँ पर हम कर सकते हैं 17वें समूह के तत्वों के अंतिम कक्षा में कितना भाई हमारा 2, 8 और ये 7 इलेक्ट्रॉन होता है, 7 इलेक्ट्रॉन होता है, 7 इलेक्ट्रॉन होता है और अपनी अष्टक पूर्ण करने के लिए है ना एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होता है, एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होता है की आवश्यकता होता है। इस कारण इस समूह के सभी तत्व सामान्यतः -1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। तो सबके अंतिम कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होता है जिसको क्या करते हैं एक्सेप्ट करते हैं, और ये जनरली सब के सब क्या करते हैं -1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। लेकिन -1 ऑक्सीकरण अवस्था केवल जो है फ्लोरीन में ही क्या होते हैं ज़्यादा स्थायी होते हैं, बाकी सब तत्वों में -1 के अलावा और भी ऑक्सीकरण अवस्था क्या करते हैं प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं -1 ऑक्सीकरण, यहाँ पर ये लिख देता हूँ मैं, सभी हैलोजन में -1 ऑक्सीकरण अवस्था है ना केवल फ्लोरीन में क्या होता है स्थायी होता है। -1 ऑक्सीकरण अवस्था केवल फ्लोरीन के लिए ही स्थायी होता है है ना। -1 ऑक्सीकरण क्या होता है केवल फ्लोरीन के लिए स्थायी होता है, क्योंकि उसका परमाणु आकार छोटा, विद्युत ऋणता अधिक, उच्च विद्युत ऋणता छोटा, उच्च विद्युत ऋणता होता है ना, क्योंकि उनका परमाणु आकार छोटा होता है, विद्युत ऋणता उच्च होता है, विद्युत ऋणता क्या होता है हमारा भाई उच्च होता है और इसमें रिक्त डी कक्षक की अनुपस्थिति होता है, रिक्त डी कक्षक की अनुपस्थिति होता है जिससे इलेक्ट्रॉन उत्तेजित नहीं होता है, जिससे इसमें उत्तेजित अवस्था नहीं पाया जाता है, उत्तेजित अवस्था नहीं होता है। तो आप बोल सकते हैं कि हमारे जो क्या होते हैं 17वें समूह के जो तत्व होते हैं उनके अंतिम में हमारा कितना इलेक्ट्रॉन होता है 7 इलेक्ट्रॉन होता है, अर्थात अपने अष्टक पूर्ण करने के लिए केवल 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होता है। इसलिए सभी तत्व क्या करते हैं अपने अष्टक पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। चूँकि एक्सेप्ट करता है तो उसमें माइनस चार्ज आता है, इसलिए जनरली सब के सब क्या होते हैं माइनस आपका 1 चार्ज दिखाते हैं। लेकिन वो जो -1 चार्ज होता है वो सभी तत्वों के लिए स्थायी नहीं होता है, ये केवल हमारा क्या होता है हमारा
फ्लोरीन के लिए ही क्या होता है, स्थायी होता है। वजह ये होता है कि फ्लोरीन का जो क्या होता है, आपका जो परमाणु आकार होता है छोटा होता है, विद्युत ऋणता ज़्यादा होता है और उसमें रिक्त डी कक्षक नहीं पाए जाने के कारण उसमें आगे इलेक्ट्रॉन उत्तेजित नहीं हो सकता है। इस कारण से -1 ऑक्सीकरण अवस्था केवल फ्लोरीन के लिए ही क्या होता है, स्थायी होता है। बाकी जो तत्व होते हैं वो आपका -1 के अलावा और भी क्या करते हैं, ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, चाहे वो धनात्मकता वाला हो चाहे ऋणात्मकता वाला हो। अगर ऋणात्मकता की बात करें तो ऋणात्मकता में कितना दिखाता है ये, बाकी जो तत्व होते हैं वो -1 को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। और धनात्मकता की बात करें तो बहुत सारा धनात्मकता क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो लिख सकते हैं फ्लोरीन को छोड़कर, है ना, फ्लोरीन को छोड़कर बाकी जो तत्व होते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं फ्लोरीन को छोड़कर अन्य तत्व -1 ऑक्सीकरण अवस्था के अलावा जो है अन्य प्रकार के ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाते हैं, क्योंकि इनके पास रिक्त डी कक्षक की उपस्थिति होता है जिससे इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर अन्य कक्षकों में चला जाता है। तो इस तरीक़ा से हम बोल सकते हैं कि जो -1 ऑक्सीकरण अवस्था होता है वो केवल फ्लोरीन के लिए ही क्या होता है, स्थायी होता है। बाकी तत्वों में -1 के अलावा और भी क्या होता है, विभिन्न प्रकार के ऑक्सीकरण अवस्था आपको देखने को मिलता है, जिसके पीछे कारण ये होता है कि बाकी तत्वों के पास रिक्त डी कक्षक की क्या होता है, उपस्थिति देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन किया भी गया है कि बताइए, कारण बताइए कि जो क्लोरीन होता है वो -1 के अलावा और भी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, क्यों ऐसा करके। तो आप बता देना, क्लोरीन जो होता है उसके अंतिम कक्षक में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए वो जो है 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके -1 क्या करता है, ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। लेकिन उसमें रिक्त डी कक्षक की उपस्थिति होता है, इस कारण से इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है, उत्तेजित होकर के अन्य कक्षक में चला जाता है। इस कारण से -1 के अलावा ये क्या करता है आपका और भी ऑक्सीकरण अवस्था, जैसे +1 +3 प्लस आप बोल सकते हैं 5 + 7 ऑक्सीकरण अवस्था भी क्या करता है, प्रदर्शित करता है, जो कि उसमें पाए जाने वाले रिक्त डी कक्षक के कारण होता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण की अगर हम बात करें, जैसे क्लोरीन को ही उदाहरण लेके समझते हैं, तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहाँ पर जो है 5 होता है, तो ये क्या हो जाता है हमारा 3s2 और 3p क्या होता है हमारा 5 होता है। ये अंतिम अवस्था को शो करता है। तो यहाँ पर सामान्य अवस्था की अगर हम बात करें तो सामान्य अवस्था में 3s में कितना इलेक्ट्रॉन है हमारा, 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये 3s हो गया। p में कितना इलेक्ट्रॉन है हमारा, 5, 1 2 3 4 और ये 5 हो गया आपका। अब ये हो गया 3p। आपको पता है कि 3p में एक और कक्षक होता है हमारा, ये कोष होता है जिसे हम लोग 3d बोलते हैं। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होता है आपका, उत्तेजित होते जाता है। अभी की स्थिति में 1 इलेक्ट्रॉन खाली है, इसलिए +1 ऑक्सीकरण अवस्था क्या करता है, यहाँ पर दर्शाता है, ऑक्सीकरण अवस्था हो गया हमारा। अभी 1 इलेक्ट्रॉन खाली है, 1 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, इसलिए +1 और -1 दिखाता है। अब हम क्या करते हैं, उत्तेजित अवस्था। अगर हम उत्तेजित अवस्था की बात करें, वो भी कौन सा अवस्था भाई, प्रथम उत्तेजित अवस्था। तो उस स्थिति में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से उत्तेजित होकर चला जाता है, तो आपका क्या बनता है, ये हो गया हमारा 3s, ये हो गया आपका 3p 1 2, तो एक चला गया तो इसमें बच गया 1 और 1 2, और इसमें एक चला गया 1 2 3 4 5, ये होता है 3d। 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, जगह देखो कितना खाली हो गया, 3 जगह खाली हो गया है ना, 3 जगह खाली हो जाता है, मतलब यहाँ पर 3+ ऑक्सीकरण अवस्था क्या करता है, ये
दर्शाता है। ये तो ऑक्सीकरण अवस्था हो गया उत्तेजित अवस्था के कारण। अब हमारा क्या होता है, एक और उत्तेजित होकर के इसमें चला जाता है, तो द्वितीय उत्तेजित अवस्था, द्वितीय उत्तेजित अवस्था होता है। अब ये जो द्वितीय उत्तेजित अवस्था होता है, इसमें अगर हम बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो जाता है आपका 3s। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तो 1 और 1 2, तो 1 इलेक्ट्रॉन बचा, 1 इलेक्ट्रॉन बचा, 1 इलेक्ट्रॉन बचा। 3D में कितना हो गया, 1 2 3 4 5, 1 और 1 2 हो गया, ये हो गया 3D। देखो कितना जगह खाली हो गया भाई, हमारा 5 जगह खाली हो गया, 1 2 3 4 5, ये हो गया 1 2 3 4, ये 5। तो इसलिए कितना दिखाता है, ये +5 ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाता है, +5 ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाता है। तो देखो कौन कौन दिखा रहा है, +1 दिखा दिया, +3 दिखा दिया, +5 दिखा दिया। किसके वजह से, रिक्त डी कक्षक के वजह से। अगर हम तृतीय उत्तेजित अवस्था की बात करें, तृतीय उत्तेजित अवस्था की बात करें तो तृतीय उत्तेजित अवस्था में क्या होगा, हमारा ए इलेक्ट्रॉन आगे कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर नहीं, ये आपका चला जाएगा, ठीक है, ये आपका चला जाएगा कहाँ से, ये यहाँ चला जाएगा। तो ये आपका एक और अवस्था प्राप्त हो जाता है, एक ये हो गया 3s, ये हो गया आपका 1 2 3, ये 3p को शो करता है, 1 2 3, और ये आपका होता है 1 2 3 4 5, 3D हो गया, तो 1 2 3। अब देखो कितना जगह खाली दिख रहा है हमारा, ये आपको दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो ये +7 ऑक्सीकरण अवस्था भी क्या करता है, आपका दर्शाता है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि फ्लोरीन को छोड़ करके बाकी जो तत्व होते हैं और भी बहुत सारे क्या करते हैं, ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं या दिखाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका 17वें समूह के तत्वों के जो ऑक्सीडेशन होता है वो। इसके बाद हम जो है पढ़ेंगे हैलोजन के सामान्य गुण, लेकिन ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज का जो क्लास है फिलहाल हम यहीं पर क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। आने वाला क्लास में हम लोग भौतिक गुण, रासायनिक गुण बनाने की विधि, ये सब चीज़ क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे।